वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैटल ऑफ पलासी पे, यानी कि पलासी के युद्ध पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है आधुनिक भारत का इतिहास। जब भी आप पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं, तो वहां से आप इस युद्ध से महसूस करेंगे कि अंग्रेजों ने अपने आप को राजनीतिक रूप से काफी शक्तिशाली बना दिया। और इस युद्ध ने, और इसके बाद एक और बक्सर का युद्ध होगा जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इन दोनों युद्धों के बाद से आप देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं अपने आप को राजनीतिक रूप से भारत में स्टैब्लिश करने में कामयाब रहे। ठीक है, तो ये युद्ध कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कारण क्या थे। ठीक है, बंगाल में ये युद्ध हुआ, जानते हैं पलासी बंगाल में है, और यहीं से हम चर्चा शुरू करेंगे। अलग अलग बिंदुओं पे बात करेंगे। पहले हम बंगाल पे बात करेंगे, फिर बंगाल आखिर क्या था, क्यों बंगाल को लेकर इतना आकर्षण था, फिर हम इस युद्ध के कारणों पे चर्चा करेंगे, रीजंस पे, कारण क्या थे। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण ट्रीटी, अलीनगर के ट्रीटी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, संधि, अलीनगर की संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है, तो यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, यहां तक, इस ट्रीटी तक हम कैसे पहुंचेंगे तो ये भी मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी एक हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये बेसिकली अलीनगर की ट्रीटी के पहले ही हो गया था, लेकिन चर्चा में बाद में आया था, ये मैं अभी बताऊंगा। और फिर इसके बाद वास्तव में जो वार होता है, युद्ध, पलासी का युद्ध होगा 23 जून 1757 को, और फिर हम इसके फाइनली हम इसके रिजल्ट को, परिणाम को देखेंगे। ठीक है, क्या लाभ होगा अंग्रेजों को, इससे लाभ ही होगा, तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि पलासी का युद्ध, अगर आप शुरुआती दौर में ही मैंने कुछ चीजों को लिख दिया है ताकि आपका ध्यान रहे। 23 जून अगर डेट पूछा जाए तो 23 जून 1757 किसके किसके बीच में हुआ था, तो क्लाइव है अंग्रेजों की तरफ से, हाँ, और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब है। कहाँ हुआ था, तो पलासी जगह है बंगाल में, और ये भागीरथी नदी है उसी के किनारे हुआ था, एक मैंगो ऑर्चार्ड में, यानी आम का बगीचा था वहीं पे। ये कोई युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इन बिंदुओं पे बात करने से पहले थोड़ा हम इसके पृष्ठभूमि पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने ये आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत में। जो भी यूरोपीय कंपनियां आई, प्रमुख कंपनियां, उसमें थे पुर्तगाली। पी स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज, पुर्तगाली। डी स्टैंड्स फॉर डच, डच यानी कि नीदरलैंड वाले। ठीक है, और उसके बाद आएंगे, इसी क्रम में आएंगे अंग्रेज आएंगे, यानी इंग्लिश या आप ब्रिटिशर्स कहें, और अंत में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच आते हैं। ठीक है, यही चार प्रमुख कंपनियां जो है जिन्होंने भारत में अपना प्रभाव छोड़ा था। हालांकि फ्रांसीसियों के पहले कौन आया था, तो डेनिस भी आए थे, डेनमार्क वाले, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं रहा, वो उनका कुछ उतना एग्जिस्टेंस नहीं रहा भारत में, तो हम उनकी चर्चा नहीं करते। ये चार प्रमुख कंपनियां इसी क्रम में, चाहे पहले देश आते हैं और उसके बाद चार प्रमुख कंपनियां जो है भारत में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती हैं, जिसमें अंग्रेज कामयाब होते हैं। तो हुआ क्या था कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे और पूरे हिंद महासागर में उनका एक वर्चस्व होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जबकि हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगेगा, और भारत के व्यापार पर इनका, अगर हिंद महासागर और अरब सागर में देखें, अरब सागर इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, आप जानते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र में पुर्तगालियों का वर्चस्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों के करीब 100 साल बाद, 1498 में पुर्तगाली आते हैं भारत में, फिर करीब 100 साल बाद आते हैं कौन, डच भारत पहुंचेंगे। और जब डच आएंगे तो ये पुर्तगालियों की शक्ति को छीण कर देंगे। ठीक है, पुर्तगालियों की शक्ति को कौन छीण करेगा, कम करेगा, कमजोर कर देगा भारत में, तो डच होंगे वो। ठीक है, और डचों की फिर शक्ति को कौन कम करेगा भारत में, खत्म कर देगा, पूरी तरह से डचों का सफाया कर देगा, वो थे अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स। वो डचों की शक्ति को खत्म कर देंगे। अंत में अंग्रेजों के बाद जो आते हैं वो फ्रेंच आते हैं। यही दो शक्तियां भारत में रह जाती है, और इन्हीं में जो अपने वजूद की लड़ाई होगी भारत में, अपने वजूद के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, बचाने के लिए ये वार लड़ते हैं, जो व्यक्त हुआ है 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में। हमने ये देख लिया था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था, दूसरा फिर 1749 से
1754 के बीच में, और फिर तीसरा 1756 से 63 के बीच में। ये 3 कर्नाटक युद्ध मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरे युद्ध के खत्म होने के बाद, ठीक है, ये जो बैटल ऑफ पलासी है इसी के बीच में पड़ेगा, ठीक है। इस सेकेंड बैटल जब खत्म होगा, तीसरा कर्नाटक युद्ध जब खत्म होगा उसके बाद ये पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1756 से 63 के बीच देखिए ये लड़ाई होती है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, और 23 जून 1757 को लड़ाई होती है ये पलासी की, बैटल ऑफ पलासी। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए मैंने ये बता ही दिया कि एक तरफ क्लाइव की सेना है, रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई होगी, कहां, भागीरथी नदी के किनारे, और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि सिराजुद्दौला हार गया था। ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये बंगाल को लेकर ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पलासी। तो आखिर बंगाल आकर्षण का केंद्र क्यों था? देखिए जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो उनके लिए बंगाल आकर्षण का केंद्र था। मुगलों के समय से ही बहुत ही समृद्धशाली ये एक राज्य था बंगाल। और बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए ये बंगाल है। अगर बंगाल की हम बात करें, अभी मैं अलग अलग पॉइंट पे बात करूंगा, लेकिन पहले अगर हम बंगाल पे यहाँ पे देखिए बात करते हैं, यही अगर देखें तो ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, ठीक है। और बंगाल में अगर आप देखें तो उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा समृद्ध ये राज्य था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य था, और समझिए कि सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य को रेवेन्यू यानी कि राजस्व की प्राप्ति भी यहीं से होती थी, इसी राज्य से, ठीक है। उस समय बंगाल की स्थिति को अगर हम देखें तो ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है। और आप अगर देखेंगे तो देखिए ये बंगाल है, और यहां पर देखिए ये गंगा नदी ऐसे आती है, ठीक है, ये गंगा नदी बहती है, और चाइना के तरफ से इधर से एक नदी आती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बीच में तो कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, हाँ, सहायक नदियां बहुत सारी हैं। यानी पूरा इस क्षेत्र में नदियों का जाल बिछा हुआ था। और इसका मतलब ये है कि नदियों का अगर जाल बिछा हुआ है तो सिंचाई के लिए बड़ी उपयुक्त व्यवस्था प्रकृति ने ही कर दी है, और इस वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, हाँ, उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका रिजल्ट बड़ा ही सकारात्मक होगा। आप समझ ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसी वजह से ये राजस्व देता था मुगल साम्राज्य को। और अगर देखें तो इस बंगाल में देखिए ये बंगाल है, इस बंगाल में ये छोटा नहीं था उस समय देखा जाए तो बंगाल में आज का बांग्लादेश, उसके बाद आज का बिहार, और देखिए आज का बिहार ही नहीं, आज का झारखंड भी, ठीक है ना। तो उस समय झारखंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसी बिहार में उस समय बिहार भी था और आज का झारखंड भी था, ठीक है। ये था, बांग्लादेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा भी हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बंगाल में था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। हालांकि 1719 में उड़ीसा को बंगाल में पहले से नहीं था, उड़ीसा को जोड़ा गया, और 1733 में बिहार को बंगाल से जोड़ा गया था। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ही फर्टाइल था, इसलिए सभी यूरोपीय कंपनियों के आकर्षण का केंद्र भी था। क्योंकि देखिए अगर मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व इस बंगाल से जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जिसका भी दबदबा यहां पर होगा, जिसका भी अधिकार यहां पर होगा, वो निश्चित तौर पर, हाँ, उसके लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा, हाँ, भारत में। यानी कि रास्ता किसके लिए साफ हो जाएगा कि एक अपने आप को वो भारत में अगर बंगाल का अधिकार हो जाता है तो भारत में एक राजनीतिक शक्ति उसे मिल सकती है।
इसी के द्वारा इसके रेवेन्यू का, राजस्व का इस्तेमाल करके वो अपना एक्सपेंशन यहाँ कर सकता है भारत में, और यही किया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने चर्चा कर लिया, समृद्ध था। तो समृद्ध था तो क्यों था? ठीक है, क्यों था? तो ये हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए, यहां पर कहा जाता है कि देखिए, जो भारत से आउट ऑफ ऑल द मर्केंटाइल गुड्स दैट वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप, बंगाल कंट्रीब्यूटेड 40%। ठीक है ना? जितने भी कॉमर्शियल गुड्स थे, व्यापारिक गुड्स थे, सामान थे, जो कि यूरोप को उस समय निर्यात किए जाते थे, उसमें से 40% अकेले बंगाल करता था ये। ठीक है, सोचिए कितना समृद्धशाली था। अगर एशिया की बात करें तो एशिया का पूरा कहते हैं कि 60%, कई बार कहीं कहीं आंकड़ा आपको 60% भी मिलता है कि पूरे एशिया से जो यूरोप में निर्यात होता था, जो व्यापारिक गुड्स, व्यापारिक सामान जो भेजे जाते थे बाहर, उसमें 60% बंगाल से आता, तो 60-40 के आसपास ये वेरी करता था। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि समृद्ध था। क्यों समृद्ध था? अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति और बंगाल में नवाबों की स्थिति, क्योंकि बंगाल में आप जानते हैं कि नवाब थे, और ये बंगाल का नवाब ही था सिराजुद्दौला, जिसके साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं। हमने समृद्ध क्यों था ये बता दिया, अब अंग्रेजों की क्या स्थिति थी। देखिए, 1651 में अंग्रेज आए, और 1651 में अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में इन्होंने पहली कोठी बनाई थी। हुगली में, बंगाल में प्रथम कोठी जो बनी हुगली में बनी 1651 में, और फिर धीरे धीरे कासिम बाजार, इन सब जगहों पे इनकी कोठियां होती चली गई। 1698 में अंग्रेजों ने को यहाँ जमींदारी मिल जाती है। मैं पीछे के क्लास में सारा पढ़ा चुका हूँ। 1698 में इनको 3 गांवों की जमींदारी मिलती है। ठीक है, और ये 3 गांव थे, कौन कौन से? सूतानाती, गोविंदपुरी, और तीसरा था काली घाट भी इसको बोलते हैं, कालीकता, ये सब नाम यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये 3 गांवों की जमींदारी मिल जाती है, और ये 3 गांवों की जमींदारी 1698 में मिलती है, और 1700 के अराउंड यहाँ पर ये एक नगर बसा देते हैं, कलकत्ता, और फिर यहाँ पे ये बना देंगे कलकत्ता के इन्हीं गांवों के आसपास, कालीकता के पास, ये पहले फोर्ट विलियम बनाएंगे। ठीक है, फोर्ट विलियम, इनकी व्यापारिक कोठी थी फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम, और इसी के आसपास ये एक शहर बसाएंगे जिसको कहा गया कलकत्ता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। 1698 में, तो ये बंगाल की स्थिति है 1700 तक, कि इन्होंने फोर्ट विलियम बना दिया, उसके आसपास ये जमींदारी मिल जाती है। 1698 में 3 गांवों की, कौन कौन से गांव थे पूछ दिया जाता है, कब? सूतानाती, गोविंदपुरी और कालीकता। और 1700 में ये व्यापारिक कोठी एक तैयार कर लेते हैं वहां पर फोर्ट विलियम के रूप में, और फिर कलकत्ता नाम का एक शहर वहां इसके आसपास बसा देते हैं। जो आज कलकत्ता है, कोलकाता है, वही कलकत्ता था उस समय। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। तो ये तो अंग्रेजों की स्थिति हो गई कि यहां तक अंग्रेजों ने क्या कर लिया था। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1707 में आप जानते हैं कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और सारा खेल तो यही से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो है वो आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक था, मुगल बादशाह था, और जिस समय तक इसने केंद्रीय सत्ता का पूरा वर्चस्व होता था पूरे भारत पर। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होगा कि केंद्रीय सत्ता अब कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1707 के बाद मुगल
शासक ताकतवर नहीं रह जाएंगे। औरंगजेब तो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था, ठीक है, लेकिन वो ताकतवर नहीं रह जाएंगे। और उसके बाद जो स्थिति होगी वो होगी कि भाई अब जो है किंग मेकर आ जाएंगे अपनी भूमिका में, मेन भूमिका में रहेंगे किंग मेकर, और वो अपने अपने पसंदीदा शासक को बैठाएंगे गद्दी पर। हाँ, जिनको हम लेटर मुगल्स, औरंगजेब के बाद उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। उसके बाद बहादुर शाह आएगा प्रथम, फिर जहांगीर शाह आएगा, फर्रुखसियार आएगा, ये लोग आएंगे। तो आप देखेंगे कि ये सभी पपेट किंग थे, ठीक है ना, जिनको कि किंग मेकर्स द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब तक राजा जो है वो महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन औरंगजेब के बाद किंग मेकर आ जाते हैं, हाँ, और वो राजा बनाते हैं अपना पसंदीदा, और जो शासक होगा, जो राजा बनेगा, वो कठपुतली होगा उनके हाथों की। तो सीधी सी बात है कि 1707 के बाद, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और पपेट किंग जब आने लगेंगे, पपेट किंग, तो अब क्या होगा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, तो जो राज्य होंगे भारत के वो अपने को केंद्रीय सत्ता से अलग करना शुरू कर देंगे। तो अब तक हमने ये देख लिया कि कैसे समृद्ध है बंगाल। हमने ये बताया कि बंगाल में इधर से गंगा देखिए, गंगा नदी है, और इधर से चाइना की तरफ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये नदियां यहाँ आती हैं, और कई इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियां भी हैं, जो कि बंगाल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। उस समय के बंगाल में आज का बांग्लादेश, आज का बिहार और झारखंड, और आज का उड़ीसा, ये सब शामिल थे, ठीक है। 1719 में उड़ीसा शामिल हुआ था बंगाल में, और बिहार जो है ये शामिल हुआ था 1733 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये भी मैंने बता दिया कि अंग्रेजों की जो स्थिति थी, 1651 में हुगली में इन्होंने प्रथम कोठी खोली थी बंगाल में, बाद में कासिम बाजार में भी, और फिर 1698 में इन्हें जमींदारी मिल गई थी 3 गांवों की, सूतानाती, गोविंदपुरी, कालीकता। 1700 में इन्होंने इसी के पास फोर्ट विलियम बना दिया और अपनी व्यापारिक कोठी, और वहीं पे आसपास इन्होंने जो शहर बसाया उसको कलकत्ता कहा जाता है, आज का जो कोलकाता है। तो ये आप याद रखिएगा, यहां से सवाल बनता है कि प्रथम कोठी, स्टेट सर्विसेज में पूछ सकता है कि प्रथम कोठी, अंग्रेजी छोटे एग्जाम में जैसे एसएससी इन सब एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम कोठी कहां बनी थी बंगाल में, तो हुगली में। कब बनी थी? तो 1651 में। कौन से 3 गांव इनको मिले थे जमींदारी में? तो ये तीनों गांव, सूतानाती, गोविंदपुरी और कालीकता, और इसी के आसपास इन्होंने फोर्ट विलियम बनाकर कलकत्ता बसाया, ठीक है। ये हमारा अब तक हमने देख लिया। यहाँ हमने आपको एक थोड़ा सा शुरुआती दौर में भी पीछे से मैं लेके चला था ताकि आपको आइडिया रहे। हमने देख लिया समृद्धि पर, हमने अंग्रेजों की स्थिति देख ली। अब हम आएंगे बंगाल में कैसे नवाब बने और नवाबों की स्थिति क्या रही, और फिर उसके बाद हम यहीं से आपको पता चलेगा रीजंस, ठीक है, कारण पता चलेगा। लेट्स मूव ऑन। तो अब तक हमने बंगाल की समृद्धि की चर्चा कर ली कि किस तरह से मुगलों के समय जो बंगाल था वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, राजस्व देने वाला राज्य था। हाँ, यहाँ से भारत से जो भी सामान यूरोप में निर्यात किए जाते थे उसका 40% सिर्फ ये बंगाल से ही था। किस तरह से यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आने से यहाँ पर नदियों का और उनकी सहायक नदियों की वजह से नदियों का एक जाल है, और जिसकी वजह से ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था, और यही वजह है कि सारी यूरोपीय कंपनियां जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आई, सबकी नज़र बंगाल पर थी। बंगाल आकर्षण का केंद्र था। और अंग्रेजों ने 1600, मैंने बता दिया 1651 में अपना इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी हुगली में बनाई बंगाल में, और फिर कासिम बाजार में बनाया। फिर इन्हें 1698 में इन्हें 3 गांवों की जमींदारी मिल जाती है। वो गांव थे सूतानाती, गोविंदपुरी और कालीकता, और इन्हीं के आसपास इन्होंने 1700 में अपनी व्यापारिक, सबसे पहले कालीकता में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना ली, फोर्ट विलियम, और फिर इन्हीं गांवों के आसपास जो शहर बसाया उसी को कहा गया कलकत्ता, आज का जो कोलकाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज बंगाल में पहुंच चुके हैं, व्यापारिक कोठियों के जरिए व्यापार इनका शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं कहां पे? बंगाल में।
बंगाल के नवाबों पर, ठीक है। बंगाल के नवाबों को के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप देखिए कि 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद, औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। उसके बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने से क्या होगा कि अब जो भी एक तरह से डेड बॉडी है, औरंगजेब के बाद डेड बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियां उभरनी शुरू हो जाएंगी और कई क्षेत्रीय शक्तियां जो है अपने आप को केंद्रीय सत्ता से अलग करना शुरू करेंगे, जिसमें अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, ये सब आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैं बताऊं कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद किंग मेकर अपनी भूमिका में आ जाते हैं। क्यों कमजोर हो गया, हो गई केंद्रीय सत्ता? क्योंकि अब किंग मेकर भूमिका में आ गए, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो भी शासक बने, चाहे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है और चाहे उसके बाद जहांगीर शाह, ठीक है, उसके बाद फारूक सियाह, तो इस तरह से जो भी शासक बनेगा आप देखेंगे कि उन्हें शासक बनाते हैं, किंग मेकर्स हैं, जो कि राजा बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब। उसके बाद जो भी शासक हैं वो किंग मेकर्स के हाथ की कठपुतली है, ठीक है, पपेट है। तो अब कमजोर हो गई है केंद्रीय सत्ता। तो उसी समय आप देखेंगे कि बंगाल भी अपने आप को अलग करना शुरू कर देगा। और किसके थ्रू अलग होगा? देखिए, ये जो मुर्शीद कुली खान है, औरंगजेब ने 1700 में इसको बंगाल का दीवान बनाया था। दीवान का मतलब ये होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो राजस्व का संग्रह करता है, मतलब राजस्व वसूलता है, संग्रह नहीं वसूलता है। लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद इसने धीरे धीरे अपने आप को केंद्रीय सत्ता से अलग करना शुरू किया। ये बंगाल है, अगर देखें तो यही बंगाल है। तो इसने केंद्रीय सत्ता से अलग करना शुरू किया। हालांकि ये टैक्स भेजता रहा, इसलिए कि ये समझ रहा है कि ये टैक्स अगर नहीं भेजेगा तो कभी जरूरत पड़ सकती है केंद्रीय सत्ता की, इसलिए कि सहायता की जरूरत पड़ सकती है। तो लेकिन ये फैसले लेने लगा था मुर्शीद कुली खान, ठीक है। मुर्शीद कुली खान अपना फैसला पूछता नहीं था सेंटर से, क्योंकि वहां पर जानता था कि कमजोर सत्ता है। हाँ, और जो खुद बखुद अपने आप को अलग कर ले रहा है, इट मींस कि उसमें विल पावर है, वो शक्तिशाली है कहीं ना कहीं। तो मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को अलग करना शुरू किया। टैक्स वो देता रहा, ठीक है, लेकिन सारे डिसीजन लेता रहा वो। लेकिन 1717 में इसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया था और इसका एक टेन्योर रहा 1717 से 1727 तक का एक पीरियड रहा इसका। हाँ, मुर्शीद कुली खान का ये नवाब बन गया। इसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था भाई? तो मुर्शीद कुली खान, ठीक है। तो ये आप समझिए। उसके बाद देखिए, इसने मुर्शीद कुली खान के बारे में अगर देखें तो इसने राजस्व यानी रेवेन्यू के लिए एक इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी बंगाल में। तो इजारा क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू वसूल का काम दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे राजस्व संग्रह कलेक्शन का काम दे दिया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें 8 गांव किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया, 10 गांव किसी को दे दिया गया कि इस गांव से आप ले आइए रेवेन्यू वसूल के, राजस्व वसूल के, और उसी में जो कमीशन होगा उसी के आधार पर वही आपका जो है एक तरह से सैलरी हो जाएगा। तो ठेकेदारों को दे दिया जाता था। तो ठेके पर जो राजस्व वसूला जाता था उसी को कहा जाता था इजारा। ये बंगाल में इसने शुरू किया था। उसके अलावा देखिए, इसने खालसा भूमि में, ये देखिए एरो ऊपर की तरफ है, यानी खालसा भूमि में बढ़ोतरी की थी। खालसा भूमि क्या होता है कि सरकारी लैंड को कहते हैं। मान लीजिए कुछ लैंड है, वो किसी को दे दिया गया, चैरिटी में दे दिया गया, किसी को डोनेट कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत तरह से लोग क्या करते थे, जमीन को जागीर के रूप में बांटते थे, तो और भी तरह से देते थे, डोनेशन में, चैरिटी में। तो कुछ जमीनों को उसने क्या किया कि लेकर और उनको सरकारी लैंड घोषित कर दिया। हाँ, गवर्नमेंट लैंड घोषित कर दिया। तो खालसा भूमि गवर्नमेंट लैंड को कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कहीं कि खालसा भूमि क्या होती है, तो होती थी मुगलों के समय, तो आप कहेंगे कि ये सरकारी लैंड को कहा जाता था। तो उसमें इसने उसमें बढ़ोतरी की। क्यों? जब सरकारी लैंड होगा तो उस पर अधिकार होगा राजस्व का, ठीक है ना। राजस्व का अधिकार किसका होगा? सरकार का हो जाएगा, इस वजह से। और कैपिटल को इसने, देखिए कैपिटल पहले ढाका था, ठीक है। ढाका इधर अगर देखें तो बांग्लादेश की तरफ होगा, तो ये ले गया मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद ये ले जाता है कौन? ढाका से मुर्शिदाबाद, देखिए मैंने लिखा हुआ है।
मुर्शिदाबाद, चूंकि मुर्शिदाबाद शहर जो है इसी के नाम पे पड़ा नाम, हाँ, मुर्शीद कुली के नाम पे ही मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद ये ले गया ढाका से। ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय कैपिटल था पहले ढाका, तो अब तो ढाका है नहीं, ढाका आज बांग्लादेश में है। जो ईस्ट पाकिस्तान है, हाँ, जो ईस्ट पाकिस्तान है, उस समय पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर उसी को बांग्लादेश बना दिया गया। तो ईस्ट, ये जो बांग्लादेश है ना, इसको आप ईस्ट बंगाल कह लीजिए, और भारत वाला जो है ये वेस्ट बंगाल है, इसी को हम वेस्ट बंगाल आज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं। उसके बाद देखिए, मुर्शीद कुली खान के बाद उसका दामाद बनता है शुजाउद्दीन बंगाल का। 1727 से 1739 तक ये रहता है। इसके समय में बस यही हुआ था कि बंगाल में, देखिए ये मैंने प्लस दिया है, बिहार को ऐड कर दिया जाता है 1733 में। इसका कोई खास काम नहीं था, लेकिन हाँ, बिहार जो है बंगाल का पार्ट बन जाता है इसका। पहले नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में कौन करेगा, देखिए ये नहीं करेगा, इसके कार्यकाल में होगा, ये करेगा, सेंटर से होगा ये काम। बिहार को बंगाल में जोड़ा जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक है उत्तर मुगल में, लेटर मुगल्स में, तो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जोड़ दिया जाता है। और मुर्शीद कुली खान ने 1719 में बिहार को जोड़ा था। 1719 में, पहले मैंने बताया था, 1719 में बिहार को बंगाल से जोड़ दिया गया था। तो ये मुर्शीद कुली खान ने किया था, ठीक है। तो इसके समय ये काम होता है। सरफराज के समय, सरफराज का बहुत कम दिन का टेन्योर है, कुछ खास नहीं है इसका अचीवमेंट, इसी का बेटा था। देखिए, मुर्शीद कुली खान का दामाद था शुजाउद्दीन, ठीक है, सरफराज जो है शुजाउद्दीन का बेटा है। तो इसका बहुत कम दिन का टेन्योर रहा, 1739 से 1740। उसके बाद देखिए, मैंने बताया कि 1733 में जोड़ दिया जाता है बिहार को बंगाल में, ठीक है। बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा बन गया 1733 में। अब जो है वहां का एक गवर्नर है, कौन है, तो वहां का गवर्नर है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान बिहार का गवर्नर था। अब बिहार बंगाल में आ गया, तो अलीवर्दी खान भी बंगाल से जुड़ जाता है, ठीक है। अलीवर्दी खान बंगाल से जुड़ जाता है। एक लंबा टेन्योर इसका 1740 से 1756 तक का रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इसको मराठों ने इसको हराया था, तो मराठों को ये चौथ देता था। चौथ क्या होता है, मराठों को ये चौथ देता था। तो चौथ क्या होता है, जो मराठे वसूलते थे वन प्रोडक्शन का 1/4, हाँ, चौथा हिस्सा, उसको चौथ कहते थे। मराठे ये टैक्स लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी मराठे लिया करते थे। कभी हम मराठों पे जब चर्चा करेंगे तो वहां आएंगे, अभी इतना जानिए। तो अलीवर्दी खान जो कि बिहार का ये है, वो बनता है। और ये बनता कैसे है, देखिए, ये अलीवर्दी खान ये बंगाल के राजनीति में अब प्रवेश कर गया, क्योंकि 1733 में बिहार को बंगाल से जोड़ दिया गया, और ये पहले बिहार का गवर्नर हुआ करता है। ये क्या करेगा, सरफराज की हत्या कर देगा, ठीक है, इसका मर्डर कर देगा सरफराज का, और खुद अपने आप को घोषित कर देगा बंगाल का नवाब। अब सोचिए, अब नवाब ये तो जानता है कि हमने गलत किया है अलीवर्दी खान ने, तो ये क्या करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब सेंटर में कौन है उस समय, मोहम्मद शाह रंगीला शासक है, हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये मोहम्मद शाह को भेज देगा, क्या 2 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है। अब देखिए क्या स्थिति है कि 2 करोड़ रुपए देके, घूस देके, ठीक है, ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है बंगाल में नवाब के रूप में। कौन, अलीवर्दी खान। इसके बाद ये फिर टैक्स नहीं भेजेगा कभी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बंगाल में केंद्रीय सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। अगर ये शुरू में 2 करोड़ दे दिया, उसके बाद दे ही नहीं रहा है, इट मीन्स कि अलीवर्दी खान जो है केंद्रीय सत्ता जो है इतनी कमजोर हो चुकी है कि बंगाल से वो टैक्स भी वसूल नहीं कर सकती है, ठीक है। और अलीवर्दी खान पर भी एक प्रेशर था, मराठों से हार गया था, ठीक है, मराठों से हार गया था, तो ये चौथ भी देना पड़ता था। इसके अलावा अभी मैं बताऊंगा कि एक दस्तक था, कारण में जब आएंगे रीजंस में, तो शुरुआती दौर से ही
फर्रुखसिंह द्वारा एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था दस्तक के रूप में बंगाल में, उसका अंग्रेजों ने खूब दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते थे, जिससे राजस्व की खूब हानि होती थी बंगाल को। तो बंगाल एक तरह से, बंगाल से राजस्व जो है ना, वो सारा राजस्व जो था लगभग वो अंग्रेजों के पास जा रहा था। तो परेशानी तो है, ठीक है, लेकिन इसकी जब डेथ हो जाएगी 1756 में, तो इसका नाती ग्रैंड सन बनेगा सिराजुद्दौला, और यही सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहता है, ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ पलासी तक रहता है। और यही सिराजुद्दौला को मैं लाना चाहता था यहाँ पर, जो सिराजुद्दौला नवाब के रूप में पलासी की लड़ाई में यही नवाब है, और सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव की लड़ाई होती है, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव है। अभी मैं सारा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो सिराजुद्दौला बनता है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, समझ जाइए। अली वर्दी खान की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम थी, और ये ढाका में थी, ठीक है। परेशानी क्या थी, देखिए, सिराजुद्दौला को गद्दी मिल गई थी। अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन अब समझिए, इसकी अली वर्दी खान की 3 बेटियां, घसीटी बेगम, और एक दूसरी बेटी थी, उसका बेटा था शौकत जंग, और तीसरी बेटी थी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला। घसीटी बेगम सबसे बड़ी बेटी थी, और ये ढाका में थी, ठीक है, आज का जो बांग्लादेश है। तो ढाका, इसका हस्बैंड मर चुका था, और एक राजवल्लभ इसका मंत्री था, उसी की सहायता से ये शासन कर रही थी। दूसरी बेटी थी, दूसरी बेटी जिंदा नहीं थी, उसका हस्बैंड भी जिंदा नहीं था, लेकिन उसका बेटा शौकत जंग जो था वो जिंदा था। और तीसरी बेटी भी नहीं थी, तो उसका बेटा था सिराजुद्दौला, ठीक है। तो चूंकि सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान ने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था, तो इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और इसी वजह से देखिए, अब यही से समस्या शुरू होगी। ये दोनों बंगाल की गद्दी चाह रहे हैं, लेकिन अली वर्दी खान ने बना दिया सिराजुद्दौला को। अब इनकी नाराजगी तो बनती है भाई, ये जो है, ये भी क्लेमेंट है ना, दावेदार है। अब ये जब नहीं बनते, तो ये दोनों क्या करेंगे, सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं से समस्या भी शुरू होगी, ये अंग्रेजों से मिलेंगे, ठीक है, ये अंग्रेजों से मिल जाएंगे, और यहीं से समस्या की शुरुआत हो जाएगी। सिराजुद्दौला जो है ये नवाब बनता है, और सिराजुद्दौला जो है इसको सामना करना पड़ता है इनके विरोध का, घसीटी बेगम और शौकत जंग, फिर भी ये नवाब तो बन गया। तो अब जो है सिराजुद्दौला बन गया, और पलासी की लड़ाई तक यही रहेगा, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। अब हम रीजंस को देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पलासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिर्फ सिराजुद्दौला को ही नहीं, बंगाल के सारे नवाब कुछ समस्या का सामना कर रहे थे, यहां मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर बस आप एक ये सीक्वेंस जो है याद रखिएगा, कहीं पूछ दे, ठीक है। आगे तो हम करेंगे सिराजुद्दौला के बाद, फिर आपको इस लड़ाई के बाद आप देखेंगे मीर जाफर बन जाएगा, फिर मीर कासिम बनेगा बंगाल का नवाब, ठीक है। तो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट नवाब थे। इंडिपेंडेंट क्या, बाद में तो ये इनको भी बहुत सारी समस्या होने लगी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बाद में सिराजुद्दौला के बाद बनाया जाएगा मीर जाफर को, फिर उसके बाद फिर मीर कासिम बनेगा, फिर मीर जाफर बनेगा, और उसके बाद 2-3 और नवाब आएंगे। सबको मैं बताऊंगा जब बक्सर की लड़ाई में हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिराजुद्दौला तक पहुंच गए हैं, और यही हमें पहुंचना था, जिसके साथ अंग्रेजों की लड़ाई होगी, बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को। कहां पर, एक मैंगो ऑर्चार्ड है, आम का बागीचा है भागीरथी नदी के किनारे, और वहीं पे ये लड़ाई होगी। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, और फिर हम इसके रीजंस को देखेंगे, कारण क्या थे। आप अब बस आपको ध्यान रखना है इस सिराजुद्दौला पे, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। लेट्स मूव ऑन। और देखिए, अभी तक हमने बंगाल की स्थिति से अपने आप को परिचित करा लिया कि बंगाल किस तरह से समृद्ध था, वहां अंग्रेजों का क्या पोजीशन था बंगाल में, और नवाब के क्या पोजीशन थे। और अंतिम नवाब के रूप में हमने, मतलब पलासी की लड़ाई, अंतिम नवाब तो नहीं, लेकिन पलासी की लड़ाई के पहले जो नवाब था वो था, और पलासी की लड़ाई में भी सिराजुद्दौला। तो यहां तक हम पहुंच गए थे, बंगाल की स्थिति को अच्छी तरह से देखा था। अब हम अभी के पार्ट में वीडियो के
हम कारणों को जानेंगे कि क्या कारण थे, और ट्रीटी ऑफ अलीनगर पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम ये ट्रीटी जो हुआ, संधि जो हुआ अलीनगर का, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही और हम उस संधि तक पहुंचेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लैक होल और फिर एक्चुअल जो वार होगा प्लासी का, और फिर रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी हम एक तरह से पृष्ठभूमि ही देख रहे हैं। तो अब देखिए, हम रीजन की अगर बात करें तो आप इस संघर्ष को, जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसके संघर्ष को दो कारणों के बीच आप इसे देख सकते हैं। एक तो मौलिक कारण था, और मौलिक कारण में क्या है, एक मौलिक कारण वो कारण जो कि आरंभ से है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ, जिसका सामना बंगाल के नवाब शुरू से ही कर रहे थे, यानी मुर्शीद कुली खान के समय से ही। और दूसरा होगा तात्कालिक कारण, ठीक है। तो अगर हम मौलिक कारण की बात करें तो आप देखिए दस्तक का दुरुपयोग। अब इसको समझने की जरूरत है, दुरुपयोग और दस्तक ये क्या था, मैं आपको बताऊं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये दस्तक इशू किया गया था अंग्रेजों को कब, फारूक सियार के समय में। एक शासक था बंगाल, मुगल शासक था, हाँ, जिसने दे दिया था दस्तक अंग्रेजों को, और ये शासक था फारूक सियार, और ये दस्तक उसने दिया था 1717 में। ये ब्रिटिशर्स को इसने दिया था दस्तक। और इस दस्तक में क्या था, इस दस्तक में कि देखिए बंगाल में जो अंग्रेज हैं ये 3000 रुपया देंगे वार्षिक, यानी कि ईयरली, और वहां पे ये फ्री ट्रेड कर सकेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब सीमा शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत दस्तक में बहुत सारी चीजें शामिल थी। 1717 में फारूक सियार बना था। देखिए, औरंगजेब के बाद पहले बना बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांगीर शाह, और फिर उसके बाद फारूक सियार। इसका कार्यकाल था 1713 से लेकर 1719 तक, ठीक है। अब फारूक सियार के साथ क्या हुआ था कि इसने एक दस्तक दिया था। दस्तक क्या था, एक तरह का परमिट था, पास था। और इसमें क्या था कि अगर 3000 रुपया अंग्रेज पे करते हैं सालाना, तो वो बंगाल में, यानी कि बंगाल में बिहार उड़ीसा भी हो गया, तो बंगाल और बिहार उड़ीसा में वो चुंगी मुक्त, मतलब बिना सीमा शुल्क दिए वो व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इस दस्तक का मतलब यही था। 3000 रुपया दिया और फ्री ट्रेड वो कर सकते हैं बंगाल में। कहां पे, बंगाल में। यही नहीं था, 10,000 रुपया दीजिए सूरत में, हाँ, सूरत में आप व्यापार कीजिए, ठीक है। 10,000, जैसे कि यहाँ बंगाल है, यहाँ पे ये बंगाल है, तो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। सूरत में 10,000 रुपया पे, प्लस बंबई के टकसाल में कुछ ही लोग सिक्के उक्के चांदी उंदी के निकालते थे अंग्रेज, तो उसको मान्यता भी दे दी गई थी इस दस्तक के द्वारा। और दस्तक मिला कैसे था, एक देखिए, एक डेलीगेशन आया था जॉन सरमन के नेतृत्व में, हाँ। तो जॉन सरमन जब आया तो उसमें 3 लोग थे। जॉन सरमन था, उसमें एक डॉक्टर भी था। तो हुआ क्या था कि फारूक सियार बहुत ही प्राणघातक बीमारी से ग्रसित था, और उस डेलीगेशन में 3 लोगों का डेलीगेशन था, हाँ, एक डॉक्टर भी था। तो उस डॉक्टर ने क्या किया था, इस डॉक्टर की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, यहां नहीं कर रहा हूं। जब मैंने अंग्रेजों अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, वहां मैंने बताया था। तो उस डॉक्टर ने क्या किया था कि फारूक सियार के प्राणघातक बीमारी को ठीक कर दिया था, और उससे खुश होकर, हाँ, अभिभूत होकर फारूक सियार ने ये दस्तक दे दिया था अंग्रेजों को कि आप 3000 रुपया ईयरली दीजिए, यानी कि वार्षिक दीजिए, और बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार कीजिए, बिना सीमा शुल्क के व्यापार कीजिए, बिना कर दिए व्यापार कीजिए। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये 1717 में दिया गया था, और 1717 में ही मैंने बताया कि मुर्शीद कुली खान का टेन्योर जो रहा बंगाल में 1717 से लेकर 1727 तक था। तो मुर्शीद कुली खान के समय से ही
इस दस्तक का दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। कैसे दुरुपयोग हो रहा था? देखिए, हो क्या रहा था कि ये अंग्रेज जो व्यापार करते थे, तो ये जो मिला था ये दस्तक, ये किसको मिला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये दस्तक जो मिला, ये दस्तक तो मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, BI और CO मैंने लिखा है, यानी ये दस्तक मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यापारिक गुड्स जाता है और सीमा पे अगर वो 3000 रुपये पे कर रहे हैं तो सीमा पे उनको निकाल दिया जाएगा। सीमा पे कोई शुल्क नहीं लगेगा, चुंगी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस दस्तक को कहा गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, इस दस्तक को नाम दिया गया है मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र। ठीक है, और ये दस्तक बहुत बड़ी वजह था प्लासी की लड़ाई का। कैसे? अभी देखिए, अब तो 3000 रुपया ही दे रहे हैं और फ्री व्यापार कर रहे हैं, मात्र सालाना 3000 दे दिया और उसके बाद बंगाल से बाहर वो पहुंचा रहे हैं, बंगाल के भीतर ला रहे हैं जो भी सामान उनको लाना है। तो जो भी है, होता क्या था कि ये अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये दस्तक का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, प्राइवेट व्यापार भी करते थे। मतलब क्या हुआ? सामान ईस्ट इंडिया कंपनी का तो जा ही रहा है, साथ साथ हम जो निजी व्यापार कर रहे हैं उस सामान को भी हमने उसी में रख दिया और उसको भी पास करा दिया। तो एक तो कंपनी की वजह से रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ऊपर से ये दस्तक जो दिया गया था ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, कंपनी के अधिकारियों को नहीं दिया गया था कि आप अपना निजी व्यापार भी करें और अपना सामान भी बिना सीमा शुल्क दिए आप पार करें। हाँ, यानी कि टैक्स फ्री व्यापार आप भी करें। यह अधिकार सिर्फ कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी के अधिकारी भी जो है अपना निजी व्यापार कर रहे थे। और यही नहीं, दोहरी मार थी रेवेन्यू की, तो इससे तो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरह से भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? अब जैसे ये अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, निजी व्यापार कुछ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय व्यापारी जो है वो व्यापार कर रहे हैं, तो भारतीय व्यापारियों के लिए तो यह दस्तक नहीं था, उनको तो टैक्स देना ही था। तो मान लीजिए उनके लिए 40% अगर टैक्स देना है सीमा पर, ठीक है ना, सीमा शुल्क देना है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं बोलेंगे भाई कि अरे कंपनी के सामान के साथ हमारा निजी सामान भी जा रहा है, तुम 40% जो दोगे 20% हमको दे देना, 40% मत दो, 20% हमको दे देना और तुम्हारा भी सामान हम निकलवा देंगे। तो यही होता था, भारतीय व्यापारी भी अपना सामान रख दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सामान है, उसके बाद इसके अधिकारियों का भी सामान है जो कि निजी व्यापार कर रहे हैं, प्लस भारतीय व्यापारियों का भी सामान रख लिया गया। ठीक है, उनका सामान भी अंग्रेजों ने 20% ले लिया उनसे, और जो बंगाल को मिलना चाहिए था राजस्व अब तो मिल ही नहीं रहा। तो रेवेन्यू का देखिए मैंने डाउन किया है, रेवेन्यू का जबरदस्त नुकसान, दोहरी मार पड़ रही है। तो दस्तक का जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है, और क्या है कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है तो बंगाल को नुकसान हो रहा है। बंगाल की स्थिति यह है कि मैंने बताया कि अली वर्दी खान के समय से, शुरुआत में मुर्शिद कुली खान ने तो भेजा था रेवेन्यू, अब ये रेवेन्यू सेंटर को भी कहां से भेजेंगे, तो है नहीं, हाँ ड्रेन हो रहा है, हाँ रेवेन्यू तो खत्म हो रहा है, सब अंग्रेज ले जा रहे हैं रेवेन्यू। ठीक है ना, सारा जो इसका राजस्व है वो राजस्व का बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं अंग्रेज, हाँ बंगाल में। अब अली वर्दी खान के समय मैंने बताया था कि अली वर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या करके, अली वर्दी खान जो बिहार का गवर्नर था वो नवाब बनता है, 1-2 करोड़ रुपए उसने मोहम्मद शाह रंगीला को दिया और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया बंगाल में, लेकिन फिर उसने नहीं भेजा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या शिकायत करेंगे भाई, हाँ खुद ही रेवेन्यू नहीं भेज रहे हैं,
भेज रहे थे वो अली वर्दी खान, ठीक है। एक तो ये भी था, दूसरा अली वर्दी खान के समय एक बात ये हो गई थी कि मराठों को भी वो चौथ दे रहा था। अली वर्दी खान को मराठों ने हरा दिया था। मराठे, आप देखिएगा, ये इधर से मराठों का उदय हो चुका था, ठीक है, ये बंगाल है। तो अली वर्दी खान को मराठे भी परेशान कर रहे थे और अली वर्दी खान मराठों को भी चौथ दे रहा था। और चौथ का मतलब उपज का 1/4, यानी कि 1/4 आपको देना पड़ेगा। चौथ उसको कहते थे, चौथा भाग। मराठे दो तरह के टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी, उस पे हम कभी चर्चा करेंगे। तो एक तो चौथ भी देना पड़ रहा है, ऊपर से इधर से निकल जा रहा है, हाँ, रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे। क्यों? ये कौन पहुंचा रहा है? अंग्रेज पहुंचा रहे हैं बंगाल के रेवेन्यू को नुकसान। तो बहुत जबरदस्त मार है बंगाल पे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या ये जो कंपनी के अधिकारी जो है अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, तो क्या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा? देखिए, ऐसा नहीं था कि डायरेक्टर्स को मालूम नहीं था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, हाँ, और वो बैठते थे लंदन में, ठीक है ना। और होता क्या था कि इसमें जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, तो होता क्या था कि वो बहुत हायर क्लास के तो लोग थे नहीं, ये जो थे बहुत लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, हाँ। तो जल्दी वो तैयार थोड़े होंगे भारत आके यहाँ पर काम करने के लिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी सोचती थी कि चलो भाई, अगर अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, कम से कम भारत में तो है, करने दो। और आंखें मूंद लेते थे, उनको पता था, लेकिन आंखें मूंद लेते थे। और जो अधिकारी है वो भी सोच रहे हैं कि चलो भाई, निजी व्यापार कर लेंगे, भारत में है तो खूब धन हम कमाएंगे, और धन कमा के हम क्या करेंगे, शेष जिंदगी वापस जब लौटेंगे तो थोड़ा इतना धन कमा लेंगे कि शेष जिंदगी आराम से गुजरेगी। तो ये सब कारण था कि वो भी व्यापार कर रहे थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कर रहे थे लंदन से, वो भी अपनी आंखें मूंद लेते थे। क्योंकि अगर वो आंखें नहीं मूंदते अपनी, तो जल्दी वहां से लोग आते नहीं यहाँ काम करने के लिए, ठीक है। तो दस्तक का दुरुपयोग। दूसरा, नवाब के कोर्ट में, यानी सिराजुद्दौला जो है उसके कोर्ट में गुटबंदी भी है। देखिए, खाली पॉइंट आप एक एक शब्द को पकड़ कर चलिए, पूरा बैटल ऑफ प्लासी आपके ध्यान में रहेगा। गुटबंदी। अब गुटबंदी की बात आप देखिए, नवाब के कोर्ट में जो भी नवाब रहा, वहां गुटबंदी कुछ ना कुछ चलती ही रही। और आप देखिए कि सिराजुद्दौला के समय, तो जैसे सिराजुद्दौला जब नवाब के लिए उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था बंगाल के नवाब के रूप में, उसके जो ग्रैंडफादर थे अली वर्दी खान ने, तो उस समय उनकी दो बेटियां जो थी, एक तो शौकत जंग जो पुत्र था, उनकी एक बेटी का 3 बेटियां थी, और घसीटी बेगम जो कि ढाका में थी। दोनों उसका बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे थे, और वो जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे, और अंग्रेजों की कुछ न कुछ साजिशें चल रही थी इसके कोर्ट के कुछ अधिकारियों के साथ। तो ये भी एक कारण था, हाँ, सिराजुद्दौला के समय ये गुटबंदी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो शुरू से गुटबंदी भी थी, और तो ये मौलिक कारण थे। इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा, देर से दिखेगा, क्योंकि 1717 में दस्तक जो है ये इशू किया गया था फारूक सियार के द्वारा, और 1757 में लड़ाई होती है, ठीक है ना, तो काफी दिन के बाद होती है। तो इसका असर, लॉन्ग टर्म असर इन चीजों का दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि तात्कालिक कारण, इमीडिएट जो कॉजेज हैं या रीजन है, उनको हम देखते हैं। तात्कालिक में देखिए, तो तनाव था अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में। यही सिराजुद्दौला जो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बनता है। अब देखिए क्या कारण था। एक तो मैंने कहा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ जो अली वर्दी खान की एक बेटी है घसीटी बेगम, और एक बेटी का जो बेटा है शौकत जंग, वो पूर्णिया में था शौकत जंग, और घसीटी बेगम थी कहां पे? ढाका में। तो ये दोनों चाहते नहीं थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने।
ये खुद दावेदारी कर रहे थे लेकिन बन नहीं पाए, तो ये तो अंग्रेजों के साथ चले गए और अंग्रेजों ने इनका साथ दिया, तो इस वजह से भी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में तनाव था। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में सबसे बड़ी बात यह थी कि जब सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का, तो नवाब बनते समय, ठीक है ना, नवाब बनते समय क्या हुआ कि वहां के बंगाल के बहुत सारे बड़े बड़े रईसों ने और लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजा, बधाई दी, उपहार दिए, लेकिन अंग्रेजों ने बधाई नहीं दिया। हाँ, ना उपहार भेजा ना बधाई दी, तो एक कटसी होता है वो भी नहीं किया अंग्रेजों में। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो सिराजुद्दौला को नवाब के रूप में वहां देखना पसंद नहीं कर रहे थे, बंगाल के नवाब के रूप में। तो ये तनाव की वजह थी, ये तात्कालिक कारण था कि सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेजों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया उसके प्रति। एक तो कटसी बनती थी कि जाइए और कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, लेकिन नहीं किया। ये बात हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण देखिए यहीं से किलेबंदी। अब किलेबंदी क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि अलीवर्दी खान 1740 में नवाब बना था बंगाल का, और वही 1740 एक पड़ाव है, ठीक है ना। 1740 में ही देखिए, ये तो 46 है, ठीक है, ये 46 हमने दिया हुआ है, लेकिन 1740 में ही यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन, यानी फ्रांस और इंग्लिश, इनके बीच यूरोप में तनातनी हो गई थी, शुरू हो गई थी, जिसका असर आप 1746 में देखेंगे। हाँ, जब पहला कर्नाटक युद्ध होगा भारत में, तो अलीवर्दी खान जब शासक बना था, तो उसी समय से फ्रांस और ब्रिटेन जो थे, यानी अंग्रेज जो थे, वो यूरोप में भिड़े, तो यहां भी भिड़ने लगे थे, टेंशन माउंट हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि बंगाल में तो अंग्रेज हैं ही, हुगली में है, कासिम बाजार में है, कलकत्ता में है, साथ ही बंगाल में फ्रांसीसियों की भी कोठी है। कहां पे? चंद्रनगर में। फ्रांसीसियों की कोठी है चंद्रनगर में, यानी बंगाल में फ्रेंच भी हैं और अंग्रेज भी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखिए मैंने यहां पे आपको दिखाया हुआ है 2 कर्नाटक युद्ध के बाद, ये समय कब है ध्यान दीजिएगा, 1757 का समय है। हाँ, और 1756 से 63 के बीच तीसरा युद्ध होता है। तो हुआ क्या था कि 1756 में ही, हाँ, ऐसा लगने लगा था कि सप्तवर्षीय वार जो है यूरोप में शुरू हो चुका है, तो उसका असर भारत में भी दिखने लगा था। और सप्तवर्षीय वार की शुरुआत एक तरह से हो चुकी थी या होने वाला था, आप कह सकते हैं, क्योंकि 1756 से 63 के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, और इसके पहले ही 56 के आसपास ही आपको यूरोप में सप्तवर्षीय वार छिड़ चुका था, और भारत में भी। और सप्तवर्षीय वार कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच। तो यूरोप में ये भिड़े, तो यहां भी तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में यहां लगने लगा, ये हुआ, युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच में। तो 1756 में ये जब लगने लगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में होने वाला है, उसका असर भारत में दिख रहा है, तो दिखेगा। देखिए आभास तो हो जाता है ना पहले कि यूरोप में छिड़ रहा है, तो यूरोप में फ्रांस और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, तो भारत में भी उसका असर तो दिखेगा। तो यहां पे बंगाल में फ्रेंच भी हैं और अंग्रेज भी हैं, तो ये क्या करेंगे कि चंद्रनगर में फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं कहां पे? कलकत्ता में हैं, कासिम बाजार में हैं, हुगली में हैं। अब ये इनको लगेगा कि हाँ भाई, अगर यूरोप में सप्तवर्षीय वार शुरू होने वाला है, तो यहां भी उसका असर पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से बचाव के लिए क्या करेंगे? अंग्रेज फ्रांसीसियों से बचाव की कोशिश करेंगे, फ्रांसीसी अंग्रेजों से बचाव की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो व्यापारिक कोठियां होंगी उसकी किलेबंदी करना शुरू कर देंगे दोनों। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है रीजन क्या था? थर्ड कर्नाटिक वार, यानी कि थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, इसी वार की मैं बात कर रहा हूं। ये इसका रीजन हो गया किलेबंदी का, ये लगे किलाबंदी करने। तो ये नवाब के लिए, सिराजुद्दौला के लिए, नवाब कौन है? सिराजुद्दौला है उस समय। तो सिराजुद्दौला के लिए बहुत बड़ा
ये कि भाई मेरे ही एरिया में बिना हमसे पूछे ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। इन्हें इसने मना किया भाई कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे। आज जल्दी से जो भी किलेबंदी की है, अंग्रेजों ने तो ऊपर तोप भी लगा दिया था, गन ऑन लगा दिया था, दीवार वाल बना के किलेबंदी करके। और तो इसने कहा कि जो भी किलेबंदी आपने अभी तक कर दी सो कर दी, तोड़िए उसको, खत्म कीजिए। फ्रेंच ने क्या किया कि उन्होंने बात मान ली, उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी को जारी रखा। अब क्या होगा कि अंग्रेजों ने किलेबंदी को जब जारी रखा तो सिराजुद्दौला जो है आग बबूला हो गया, ठीक है, आग बबूला हो गया। और फिर सिराजुद्दौला पहुंचता है 15 जून 1756 को, यह अटैक करता है वहां पर कलकत्ता में। और चूंकि किलेबंदी कर रहे थे, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, वहीं पे कलकत्ता है उस पे कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने, कासिम बाजार की कोठी पे कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों का वहां पे था, हाँ, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अंग्रेज जो हैं ये भाग गए फुल्टा द्वीप पे। उस समय गवर्नर ड्रेक था, कहां पे, फोर्ट विलियम का गवर्नर था ड्रेक, ठीक है, उसी के चार्ज में था। फुल्टा द्वीप भाग गए। हाँ देखिए, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला क्या करता है, जाकर अंग्रेजों की जो कोठियां हैं कलकत्ता में, कासिम बाजार में, उसको उस पे अधिकार कर लेता है, फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेता है, कलकत्ता पे अधिकार कर लेता है। यानी फोर्ट विलियम पे किया तो कलकत्ता पे कर लिया, ठीक है। और अंग्रेज भाग जाते हैं, हरा देता है उनको युद्ध में, और भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप पर। कलकत्ता का नाम ये रख देगा अलीनगर। देखिए अब यहीं से अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि का मतलब कलकत्ता ही है, ठीक है। कलकत्ता का नाम रख देगा अलीनगर। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी तो बनाई थी सिराजुद्दौला ने, कहां पे, ढाका से मुर्शिदाबाद किया था, ये मैंने बताया था। तो मानिक चंद जो है इसको बंगाल का प्रभारी बना देता है। इट मीन्स मानिक चंद वॉज अपॉइंटेड एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बना देगा और वापस चला जाएगा सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये खबर जो है इसने क्या किया, अभी तक आप कहानी समझ गए होंगे। हुआ क्या, मैंने बता दिया अभी तक कहानी क्या थी कि मौलिक कारण जो आरंभ से चल रहा था, जिसमें दस्तक का दुरुपयोग जो था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था और इससे राजस्व का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। देखिए मैंने एरो नीचे तरफ किया हुआ है, यानी राजस्व। और ये दस्तक किसने इशू किया था, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने किया था। कोर्ट में गुटबंदी थी, ये भी मैंने बता दिया। तात्कालिक कारण अंग्रेजों ने कांग्रेचुलेट नहीं किया सिराजुद्दौला को, और जो इसके खिलाफ में थे जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग, उसका साथ दिया। तो इसको लेकर तनाव था, हाँ, दोनों में मतलब तनाव था अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में। सिराजुद्दौला नाराज था। और किलेबंदी क्यों, क्योंकि ऐसा अंग्रेजों और फ्रेंच को लग रहा था, फ्रांसीसियों को, कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो सकता है और उसका असर जब भारत में आएगा तो यहाँ भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में लड़ाई होगी। तो इन्होंने क्या किया, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। फ्रांसीसियों का कहाँ पे था, बंगाल में चंद्रनगर में, जबकि अंग्रेजों का था कासिम बाजार में, हाँ, फोर्ट विलियम था कलकत्ता, फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता में था। तो ये सब था। तो दोनों ने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। और उसी से नाराज होकर जब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी की मनाही की कि आप मेरे क्षेत्र में बिना मेरे परमिशन के किलेबंदी कर रहे हो, तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने इस किलेबंदी को जारी रखा। हाँ, किलेबंदी का कारण यहाँ पे मैंने दे दिया है, थर्ड कर्नाटिक वार, यही वाला, ठीक है। और इसके बाद ये पहुंचता है अपने लाओ लश्कर के साथ और फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेता है, कलकत्ता पे कब्जा कर लेता है। यहां मैंने लिखा नहीं है, कासिम बाजार पे कब्जा कर लेगा, जहां जहां अंग्रेजों की कोठियां वहां पे कब्जा कर लेगा। और अंग्रेज जो है ये कहां पे भागेंगे, फुल्टा द्वीप, बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप है, तो वहां पे इधर बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप पे आपको पड़ेगा, तो ये भागेंगे उधर, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता का नाम क्या रख दिया, अलीनगर। तो ये सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया था सिराजुद्दौला ने, अलीनगर। और मानिक चंद को उसने बंगाल का प्रभारी बनाया, वापस लौट गया मुर्शिदाबाद, ठीक है, वापस आज के बांग्लादेश मुर्शिदाबाद में आ जाता है। अब फोर्ट विलियम, कलकत्ता, इन कासिम बाजार, इन सब जगहों पे सिराजुद्दौला के
अटैक करने और इन सब जगहों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अंग्रेज तो भाग गए फुल्टा द्वीप। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? अब यहां पर देखिए मद्रास में बैठा हुआ है क्लाइव। अब अंग्रेज जो है परेशान होंगे और अब यहाँ पर जो मद्रास में आप जानते हैं कि अंग्रेजों की एक फोर्ट थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे भी थी अंग्रेजों की। तो यहाँ पे क्लाइव है, तो क्लाइव यहाँ पे तैयारी कर रहा है किसकी? देखिए ये समय 15 जून 1756 का है और 1756 में ही शुरू हो रहा है क्या? थर्ड कर्नाटक वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर दक्षिण भारत में। और यहीं पे चूंकि इधर ही है, हाँ इधर ही है ये दक्षिण भारत में, तो क्लाइव यहां पे तैयारी में है, हाँ थर्ड कर्नाटक वॉर के। क्योंकि उसको पता है कि देखिए किलेबंदी भी इसी वजह से की जा रही थी कोलकाता में कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच यहां भी भिड़ंत हो सकती है। तो थर्ड कर्नाटक वॉर की तैयारी में लगा है, लेकिन तब तक बंगाल में यह घटना हो जाती है और सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल में अंग्रेजों के जितने भी सेटलमेंट्स है, जितने भी, उसको जब अपने नियंत्रण में लेता है, तब अंग्रेजों क्लाइव को कहा जाता है कि आप पहुंचिए बंगाल, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके लौटिए बंगाल से अपना काम। ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि जितना जल्दी हो सकता है बंगाल से काम खत्म कीजिए और फिर मद्रास आ जाइए। क्यों? क्योंकि वॉर कभी भी शुरू हो सकता है, ये वाला थर्ड कर्नाटक वॉर, यानी कि थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्लाइव आता है और फिर उसके साथ साथ वॉटसन भी पहुंचता है, वॉटसन, एडमिरल वॉटसन और क्लाइव मद्रास में है, देखिए लिखा हुआ है हमने। ये दोनों आते हैं, पहुंचते हैं बंगाल, ये दोनों बंगाल पहुंचेंगे और आकर देखिए क्या होगा। ये जो माणिक चंद है, ये जो माणिक चंद है, ये देखिए यहीं से धोखा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस माणिक चंद को थोड़ा सा घूस वूस दे देंगे और वो बड़ी आराम से जो भी सेटलमेंट्स है बंगाल में, सिराजुद्दौला के पास जो भी सेटलमेंट्स था अंग्रेजों का, उसको बड़ी आराम से कलकत्ता, फोर्ट विलियम, ये सब सौंप देता है। और इस तरह से इनकी इस जोड़ी ने क्लाइव, और क्लाइव का देखिए क्लाइव को क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए जो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ या सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ, इसमें क्लाइव का बड़ा अहम रोल रहा था। उसने यहां पर आरकोट पे घेरा डालने के लिए कहा था और यह बहुत कामयाब रहा था। आरकोट का घेरा जो था, इसकी सलाह क्लाइव ने दी थी, क्योंकि त्रिचिनोपल्ली में जो कर्नाटक का पहला नवाब था अनवरुद्दीन, उसका बेटा भाग के त्रिचिनोपल्ली में छिप गया था और फ्रांसीसी अनवरुद्दीन के खिलाफ थे और अनवरुद्दीन का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। तो जब फ्रांसीसियों ने त्रिचिनोपल्ली में मोहम्मद अली को घेर लिया था, तो फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? कर्नाटक का जो उस समय कैपिटल था वो आरकोट में था इधर। तो अब क्या किया था उसने, क्लाइव ने, कि फ्रांसीसी भी इधर थे, हाँ, और जो कर्नाटक का नवाब उस समय था जिसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, वो भी घेरे हुए थे मोहम्मद अली को यहाँ पर त्रिचिनोपल्ली में, यहीं पे त्रिचिनोपल्ली में। तो क्लाइव का ही ये सजेशन था कि सारी सेनाएं त्रिचिनोपल्ली की तरफ हैं, तो हम क्या करें कि आरकोट को घेर लें, और जब आरकोट को घेरेंगे तो क्या होगा, यहां से त्रिचिनोपल्ली से जो सेनाएं होंगी वो डाइवर्ट कर जाएंगी, ठीक है ना, वो डाइवर्ट कर जाएंगी, तो जिससे हमें मोहम्मद अली को सपोर्ट करने में आसानी होगी, और उसमें सफल रहा। और यहीं से क्लाइव जो है एक हीरो बन के उभरा था। तो क्लाइव को इसीलिए फिर भेजा गया कि क्लाइव जो है संकट मोचक था अंग्रेजों के लिए, तो क्लाइव को एक क्लर्क था सिंपल क्लाइव, और कर्नाटक वॉर के बाद उसका, सेकंड कर्नाटक वॉर के बाद उसका रुतबा बढ़ गया था। हमने कर्नाटक वॉर में सब कुछ बताया हुआ है। तो ये वाटसन और क्लाइव पहुंचेंगे और फोर्ट विलियम और कलकत्ता पे फिर दोबारा कब्जा हो जाएगा, और फोर्ट विलियम इस पे दोबारा जब कब्जा होगा तो क्या होगा कि उसके बाद एक ट्रीटी होगी। ट्रीटी किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये ट्रीटी होगी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यही ट्रीटी होगी अलीनगर की। यहाँ पे मैंने खाली संधि लिखा हुआ है, अलीनगर की संधि, जो कि फरवरी 1757 में होगी। और इसमें क्या होगा, अब देखिए, युद्ध हर जाना देगा कौन? अंग्रेजों को देगा तो सिराजुद्दौला देगा। जो भी घाटा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है लड़ाई लड़ने में अंग्रेजों को, वो अब पूरा भरना पड़ेगा सिराजुद्दौला को।
अंग्रेज जो जिस दस्तक की वजह से यह मामला शुरू हुआ था, और दस्तक बिल्कुल बंगाल में ये शुरुआती मामला था, आरंभ से ही दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। अब इस दस्तक को यूज करने के लिए भी तैयार हो गया कि भाई आप यूज कीजिए। सिराजुद्दौला ने कह दिया। किलेबंदी को लेके ये नाराज था, ये भी सिराजुद्दौला ने कह दिया, और अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, इतना सब आप कर दिए, हम आपके आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहने के लिए था, लेकिन हमेशा वो करते थे। ठीक है, तो अब एक सवाल, बड़ी अहम सवाल उठता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं कि जो सिराजुद्दौला एक किलेबंदी को लेकर उसने अटैक कर दिया, अंग्रेजों को भगा दिया, इतना क्रोधित हो गया, अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप भागना पड़ा, फोर्ट विलियम और इन सब जगहों पे उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, वो सिराजुद्दौला इतना अपमानजनक संधि के लिए कैसे तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ? अगर इसकी गहराई में जाए तो इसकी व्याख्या दो तरह से की जाती है, समझिएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक व्याख्या ये आती है कि कहीं ना कहीं नवाब को ये पता चलने लगेगा, अभी मैं बताऊंगा गुटबंदी, देखिए गुटबंदी थी, इसके बहुत सारे ऑफिसर जो हैं अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे, जो अभी मैं बताऊंगा। तो इसको लगने लगा था कि हाँ, कुछ जो इसके ऑफिसर्स हैं वो साठगांठ कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ। तो एक बात ये थी जिसकी वजह से वो शायद मजबूर हो गया था कि अलीनगर की संधि करे। दूसरी बात ये भी कही जाती है, दूसरी व्याख्या ये भी आती है कि उस समय आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा होगा या जानते होंगे, जो मराठों के साथ हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के साथ। तो ये हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो पंजाब को क्रॉस करके दिल्ली क्रॉस कर चुका था। ठीक है, वो दिल्ली क्रॉस करके, हाँ, और ऐसी उम्मीद थी कि वो बिहार की तरफ आ सकता है। बिहार उस समय बंगाल नहीं था, तो बिहार की तरफ आ सकता है। तो इसकी संभावना, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली तो क्रॉस कर चुका था अहमद शाह अब्दाली, और हो सकता है, ये पहले की बात है, 1761 के पहले की बात है। ठीक है, उसके पहले भी उसने अटैक किया था भारत पे, और दिल्ली क्रॉस करके, ऐसा कहा, दिल्ली क्रॉस कर चुका था, और ऐसा माना जा रहा था कि वो बिहार में इन कर सकता है। तो बिहार तो उस समय बंगाल में ही था। ठीक है ना, इस वजह से कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को ये लगा कि दो मोर्चों पे, एक तरफ अंग्रेजों से, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली से, उसके लिए लड़ना नामुमकिन होगा। इसलिए कहीं ना कहीं मजबूर होकर उसने अलीनगर की संधि की ऐसी व्याख्या की जाती है। तो हमने यहां तक देख लिया क्या क्या घटनाएं हुई, मैंने आपको बता दिया, बंगाल के बारे में पूरा बताया, बंगाल में अंग्रेजों की क्या पोजीशन थी शुरुआती दौर में, बंगाल बहुत समृद्ध स्टेट था वो बता दिया। उसके बाद ये भी बता दिया कि भाई बंगाल के नवाब कौन कौन से थे, और फिर ये रीजन में मैंने मौलिक रीजन, दस्तक क्या था भाई मैंने बता दिया, एक ऐसा जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, महाअधिकार पत्र कहा गया। हाँ, दस्तक किसने इशू किया था? फारूक सियार ने, मुगल शासक फारूक सियार ने 1717 में। हाँ, दस्तक का दुरुपयोग कैसे हो रहा था? तो जो अंग्रेज हैं, ये दस्तक मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इस दस्तक में कहा गया था कि 3000 रुपये आप वार्षिक दीजिए और सीमा शुल्क बिना दिए, हाँ, बिना चुंगी दिए फ्री ट्रेड आप कीजिए। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन ये कंपनी को मिला हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी यहाँ निजी व्यापार कर रहे थे वो भी इसका इस्तेमाल करते थे। कंपनी के सामान के साथ वो अपना सामान भी रख देते थे और सीमा से पार ले जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने दोहरी मार तब दी जब बंगाल के रेवेन्यू पर को उन्होंने तब नुकसान पहुंचाया जब उन्होंने भारतीय व्यापारियों का भी सामान पास करना शुरू कर दिया। भारतीय व्यापारी जिनको, जो उनको तो ये मिला नहीं था, हाँ, दस्तक का परमिशन तो उनको था नहीं, ना उनको दस्तक का कोई अधिकार था, लेकिन कहते थे कि भाई हम अपना सामान ले जा रहे हैं, तो तुम अगर 40% टैक्स दोगे, चूंकि भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना होता था, कि तुम जो 40% टैक्स दे रहे हो 20% हमको दे दो, पूरा टैक्स बाकी 20% बचा लो, हम तुम्हारा सामान पार करा देते हैं। तो भारतीय व्यापारियों का भी सामान ले जाते थे, इसलिए बंगाल को रेवेन्यू का यानी कि राजस्व का जबरदस्त नुकसान हो रहा था। ये मैंने कारण, गुटबंदी मैंने बता दिया, तात्कालिक कारण में क्या कारण था, हाँ, किलेबंदी का क्या कारण था, उस समय किलेबंदी क्यों कर रहे थे, जिसको लेकर सिराजुद्दौला नाराज हुआ, तो किलेबंदी कर रहे थे क्योंकि थर्ड कर्नाटक वॉर की संभावना पूरी बन चुकी थी, और इसलिए
अपने अपने बचाव के लिए उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद इस किलेबंदी को मना जब सिराजुद्दौला करता है, अंग्रेज जो है वो तो नहीं मानते, लेकिन फ्रांसीसी जो है बंद कर देते हैं किलेबंदी, और इस वजह से ये नाराज होता है सिराजुद्दौला। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला सेना के साथ जाएगा और कलकत्ता पे, कासिम बाजार पे, जहां जहां अंग्रेजों का सेटलमेंट है, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेगा, अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा फुल्टा द्वीप पे। ठीक है, और कलकत्ता का नाम बदल के, ये आता है कई बार कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल कर क्या रखा था, तो अलीनगर, और बंगाल का इंचार्ज बना देगा, ऑफिसर इंचार्ज मानिक चंद को। लेकिन यही मानिक चंद इसको धोखा देगा। क्या करेगा कि जब वाटसन और क्लाइव की टीम पहुंचेगी बंगाल, तो क्लाइव घूस दे देगा और घूस देकर पूरे सेटलमेंट को फिर वापस अपने कब्जे में कर लेगा। तो इस तरह से कलकत्ता प्लस फोर्ट विलियम को वाटसन और क्लाइव मिलके अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और इसके बाद अलीनगर की संधि करने के लिए ही मजबूर होना पड़ता है किसको, सिराजुद्दौला को, और अलीनगर की संधि में युद्ध हार जाए। ये सब आ सकता है कि अलीनगर की संधि क्या थी, तो युद्ध हार जाना देगा सिराजुद्दौला अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को फिर दस्तक का अधिकार दे देगा, करो भाई कोई बात नहीं है। किलेबंदी जिसको लेके नाराज हुआ था, किलेबंदी का भी अधिकार मिल जाएगा, और अंग्रेज कहेंगे कि हम सिराजुद्दौला को ये प्रॉमिस करेंगे कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दस्तक के बारे में याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब मैंने अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ाया था तो वहां पे पूरे दस्तक को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये सारा चीज हमने एक बार देख लिया। अब यहाँ से जो जो सवाल बनेगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब हमने देख लिया बंगाल की स्थिति को हमने समझा। हाँ, रीजन क्या था बैटल ऑफ प्लासी का, तो दो भाग में बांटा था, मौलिक और तत्कालिक। फिर ट्रीटी कैसे, हम ट्रीटी तक कैसे पहुंचे अलीनगर के। अब आगे कुछ और घटना होगी, जैसे ब्लैक होल वार होगा और रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। इसको हम देखते हैं। अभी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। तो अब तक हमने 3 बिंदुओं पे चर्चा कर ली। हाँ, पहले बिंदु पे हमने बंगाल को पूरा समझाया आपको कि बंगाल क्यों आकर्षण का केंद्र था, बहुत ज्यादा समृद्ध था मैंने बताया, और सबसे ज्यादा मुगल सत्ता को इसी राज्य से रेवेन्यू जाता था, राजस्व जाता था, और फर्टाइल था, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्धशाली था। तो सबके आकर्षण का केंद्र था, सारे यूरोपियन कंट्रीज का के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसके अलावा मैंने देखा कि बताया कि अंग्रेजों का क्या पोजीशन था बंगाल में, कैसे उन्होंने बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना की, कैसे कासिम बाजार में उन्होंने अपनी कोठियां खोली, सब बता दिया मैंने। हाँ, उसके बाद मैंने बंगाल के नवाबों का पोजीशन भी बता दिया क्या क्या था, और हम पहुंचे सिराजुद्दौला पे। फिर हमने सारे रीजंस बताए, कॉजेज कि क्या थे आखिर प्लासी की लड़ाई के कारण, जिसमें हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया। और फिर हमने बताया कि कैसे हम अलीनगर की ट्रीटी तक, यानी अलीनगर की संधि तक पहुंचे, और वहां पर जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, वो एक अपमानजनक संधि करता है, और जिसमें अंग्रेजों को वो सारे पुराने अधिकार मिल जाते हैं जिसके लिए वो ललायित है। हाँ, दस्तक का फिर अधिकार मिल गया, फोर्टिफिकेशन जिसको लेकर युद्ध शुरू हुआ और युद्ध किया सिराजुद्दौला ने, फोर्टिफिकेशन की बात के लिए भी राजी हो गया कि चलिए भाई फोर्टिफिकेशन कीजिए। और जो लड़ाई हुई अभी तक सिराजुद्दौला के साथ, उसमें जो अंग्रेजों का खर्च लगा युद्ध लड़ने में, उसका हर्जाना भी उसने दिया। और अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया सिराजुद्दौला से कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ बंगाल, बंगाल के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव था? संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए, अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था? भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन, ठीक है, और उसकी शुरुआत अगर बंगाल से होती है तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद सब कुछ उनको मिल जाएगा। बंगाल सबसे समृद्धशाली है, और अंग्रेज ये चाहते हैं कि अगर बंगाल पे अधिकार हो जाता है तो फिर वे भारत में अपनी राजनीतिक ताकत को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे बंगाल के संसाधन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए, ट्रीटी तो हो गई अलीनगर की, लेकिन अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं यह है कि कुछ भी है। हाँ, जो सिराजुद्दौला मान तो गया, मजबूरी में मान गया। मैंने कारण भी बताया, जो व्याख्या की जाती है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से उसको अलीनगर की संधि करनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज इस बात को महसूस कर रहे हैं
कि सिराजुद्दौला का शुरू से ही उनके साथ टसल चल रहा है। कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला जो है वो मन से तो अंग्रेजों का है नहीं, और ना ही वो लालची व्यक्ति है। हाँ, वो इस तरह का उसमें लालच नहीं है कि उसको रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है कि अब वो क्या चाहते हैं कि वो समझ गए हैं कि अगर उनको बंगाल के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना है, उस पर नियंत्रण करना है, तो उन्हें बंगाल में अपना एक कठपुतली नवाब बैठाना ही होगा। और इसी उद्देश्य से फिर वो साठगांठ करेंगे। उसके एक सेनापति है मीर जाफर से, उस पर मैं अभी आऊंगा। अब चूंकि ट्रीटी हो गई है और उन्होंने तो कह दिया है भाई कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये तो युद्ध करना चाह रहे हैं। तो अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं अंग्रेज, और बहाने में जब ढूंढ रहे हैं उसी समय एक चर्चा में आती है घटना, एक ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इसकी चर्चा किसने की? इसकी चर्चा की जे.जेड हॉलवेल ने। देखिए हुआ क्या था, हालांकि इस बिंदु को, इस पॉइंट को मैंने इसके बाद दिया है, लेकिन ये इसके पहले ही होगा जो इसकी चर्चा कर रहा है हॉलवेल। हुआ क्या था कि जिस युद्ध को लेकर ट्रीटी हुई थी अलीनगर की, हाँ, जब फोर्ट विलियम पे को कैप्चर कर लिया था, कलकत्ता को कैप्चर कर लिया था और कासिम बाजार को कैप्चर कर लिया था, किसने? सिराजुद्दौला ने। तो क्या हुआ? तो उसमें यह कहा गया कि भाई उस समय की चर्चा ये कर रहा है हॉलवेल कि हुआ ऐसा था कि युद्ध के समय, जब ये युद्ध चल रहा था, उस समय एक घटना होती है और हॉलवेल कहता है कि एक कमरा था, ठीक है, ये एक कमरा था और ये कमरा था 18, 14 और 10 का। इसका मेजरमेंट किताबों में अलग अलग भी हो सकता है। और इसमें हुआ क्या कि 146 अंग्रेजों को रख दिया गया, और जिसमें से जो बाद में नेक्स्ट डे इतना छोटा कमरा था कि उसमें 146 लोगों को रखा गया, और फिर जब नेक्स्ट डे दरवाजा खुला तो उसमें मात्र 23 लोग बचे हुए थे जिंदा, 23, यानी कि सर्वाइवर सिर्फ 23 थे, और उसमें एक सर्वाइवर हॉलवेल भी था। ये चर्चा इसने आगे पुस्तक में भी की है। ठीक है, तो इसी बात को अब क्या करने लगे अंग्रेज, इसी बात को लेके इसका बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करने लगे, और इसका सारा दोषारोपण वो सिराजुद्दौला पे करने लगे। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये एक एग्जैजरेशन है, हो सकता है थोड़ी बहुत ज्यादती हुई हो अंग्रेजों के साथ, लेकिन ये जो घटना है कितनी सच्चाई है कोई नहीं कह सकता, हाँ, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हॉलवेल ने ये क्लेम किया अपनी किताब में कि ऐसा हुआ था, उसमें एक सर्वाइवर हॉलवेल भी है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि ब्लैक होल की चर्चा किस अंग्रेज ने की थी, तो हॉलवेल ने किया था। तो इसी बहाने से अब ये ढूंढ ही रहे थे, इनको बहाना मिल गया, और फिर ये क्या कर रहे हैं कि अब इस बहाने से ये युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार हैं। और अब ये कोई युद्ध नहीं था, इन्होंने एक साजिश रचनी शुरू की, और क्लाइव, जिसके साथ सिराजुद्दौला का ये युद्ध हुआ 23 जनवरी 1757 को, कहां पे हुआ था? ये हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। हुआ क्या था कि देखिए, जो सिराजुद्दौला के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके साथ नहीं है, साथ तो हैं लेकिन उसके साथ नहीं है, उसे धोखा देने वाले हैं। जैसे माणिक चंद, जिसे सिराजुद्दौला ने बंगाल का प्रभारी बनाया था, ये बंगाल का प्रभारी था, ठीक है, तो ये बंगाल का प्रभारी बना था, तो ये है तो सिराजुद्दौला की तरफ का, लेकिन ये सब धोखा देंगे। जगत सेठ जो बैंकर है बंगाल का, अमीर चंद या ओमी चंद एक व्यापारी है बंगाल का, और दो इसके बड़े ऑफिसर मीर जाफर और राय दुर्लभ। मीर जाफर तो सेनापति ही है, ठीक है, और इस मीर जाफर के साथ ही क्लाइव ने एक गुप्त संधि कर ली है कि ये अगर ये साथ देता है अंग्रेजों का, तो क्या करेगा, ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगा। और मीर जाफर बहुत लालची था भाई, हाँ, ये इसने हामी भर दी, और इस तरह से ये जो पूरा गुट है, जो कि सिराजुद्दौला के खेमे का गुट है, तो ये क्या करता है, ये पूरा गुट जाकर अंग्रेजों के साथ ये मिल जाता है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं, युद्ध जब होगा तो सब साथ में रहेंगे,
ठीक है, सब साथ में रहेंगे लेकिन धोखा देंगे युद्ध के मैदान में। कैसे? ये सारे जो सिराजुद्दौला के लोग हैं ये सब अंग्रेजों के साथ हैं, ठीक है, जिसमें दो मेन बड़े अधिकारी, मीर जाफर जो कि सेनापति है, कमांडर इन चीफ, सेना को लीड कर रहा है, यही जब धोखेबाज हो जाएगा तो कौन हारने से बचा सकता है। और राय दुर्लभ ये भी सेना में था। अब हुआ क्या कि युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध हुआ कहाँ? भागीरथी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना, एक मैंगो ऑर्चार्ड है, आम का बागीचा है, वहां पे ये युद्ध हुआ, ठीक है। युद्ध शुरू हो गया और इसमें देखिए जो फेथफुल रहे अंत तक, मीर मदान या मीर मदन और मोहनलाल सिराजुद्दौला के ही खेमे में थे, लेकिन ये अंत तक फेथफुल रहे, विश्वास पात्र रहे सिराजुद्दौला के। तो होता क्या है कि लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई में एक समय ऐसा आया जब मीर मदन के आग्नेय शस्त्रों ने, यानी कि फायर वेपन्स में गन ऑन थे, तो एक समय तो ऐसा है कि क्लाइव को पीछे हटना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन तभी सांठगांठ तो हो ही चुकी है मीर जाफर की, मीर जाफर कमांडर है, ये जाके कहता है, और पीछे जब हटना पड़ा क्लाइव को, तो क्लाइव तो सन्न रह गया कि अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तब क्या हुआ कि मीर जाफर ने जाकर सिराजुद्दौला को कहा कि आप जो है मीर मदन को पीछे हटने के लिए कहिए। तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध भी किया कि भाई वो तो इतने अच्छे पोजीशन में है वॉर में, उसको पीछे हटने के लिए क्यों कहूं। तब इसने कहा, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से, कि देखिए अगर अंत में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत दीजिएगा। तो सिराजुद्दौला ने भी सोचा कि हो सकता है भाई कि ये तो कमांडर इन चीफ है, कुछ सोच रहा होगा, तो उसने मीर मदन को कहा कि भाई पीछे हट जा। जैसे ही मीर मदन पीछे हटता है तो भगदड़ मच जाएगी सिराजुद्दौला की सेना में, क्योंकि लोगों को लगेगा, सैनिकों को लगेगा कि भाई ये पीछे हट रहे हैं और कहीं डर के तो भाग नहीं रहे, तो भगदड़ मच जाएगी। तो अब ये खड़े होकर देख रहा है मीर जाफर। उसके बाद मीर जाफर कहेगा सिराजुद्दौला को कि आप ऐसा कीजिए, 500 घुड़सवार लीजिए और मुर्शिदाबाद चले जाइए। मतलब कैपिटल मुर्शिदाबाद था, आप जानते हैं मुर्शिदाबाद को बनाया था मुर्शीद कुली खान ने ही, उसको बनाया था कैपिटल। ढाका से कैपिटल ले गया था मुर्शिदाबाद, ढाका से कैपिटल ले गया था मुर्शिदाबाद किसने? मुर्शीद कुली खान ने, जो पहला स्वतंत्र नवाब बना था और बंगाल को स्वतंत्र कराने में जिसकी भूमिका रही, उसी ने स्वतंत्र कराया। तो ये सिराजुद्दौला चला गया मुर्शिदाबाद की तरफ, चल दिया निकल के वहां से युद्ध के मैदान से। जैसे ही सिराजुद्दौला निकला, हाँ, मीर मदन को एक गोली आकर सीने में लगी, मीर मदन वहीं पे ढेर हो जाता है। और अब मीर जाफर, राय दुर्लभ, सब क्लाइव एक दूसरे से गले मिलके सब कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। और फिर मीर जाफर अपने बेटे मीरन को हाँ आदेश देता है कि तुम मुर्शिदाबाद जाओ और वहां पे खत्म कर दो सिराजुद्दौला को। और मीरन जाता है मुर्शिदाबाद और वहां पे जाके सिराजुद्दौला को मार देता है, इसकी हत्या कर देता है। तो यहां तक बात खत्म हो गई। तो एक तरह से ये देखा गया कि 23 जून 1757 की जो पलासी की लड़ाई थी वो एक साजिश थी, ये कोई युद्ध नहीं था, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं, ठीक है। सारे लोग खरीद लिए गए इसके गुट के। तो एक षड्यंत्र था, साजिश था और धोखा था, छल था, कुछ नहीं था, ठीक है। क्लाइव ने सबको खरीद लिया था, लालच दे दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को तो लालच दिया ही गया था क्योंकि मीर जाफर को नवाब बनाना था, कठपुतली नवाब। तो मीर जाफर, रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट ये होगा कि मीर जाफर जो है, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर जाफर जब नवाब बनेगा, क्यों बनाएगा? कि जो हम मांगेंगे वो देगा। क्या दिया? 24 परगना दे दिया वहां का, ठीक है, जहां से अब वो रेवेन्यू वसूल करेंगे कौन? अंग्रेज। उसके बाद लार्ज अमाउंट बहुत सारा पैसा दिया, कहते हैं 1,77,00,000 के आसपास दिया। 20 लाख तो अकेले खाली दिया उसने, अकेले इंडिविजुअली क्लाइव को 20 लाख रुपए। तो अब देखिए इसका लाभ क्या हुआ अंग्रेजों को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इतना पैसा मिला तो ये अब निवेश कर सकते हैं भारत में। देखिए इनका मकसद भी यही था। पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं कि अब तक अंग्रेज क्या करते थे, भारत में जो व्यापार कर रहे थे तो उनको इंग्लैंड से सोने चांदी को लाना पड़ता, कैश तो लाते नहीं थे, सोने चांदी यहां दे के यहां से वो सामान खरीदते थे और फिर उसको यूरोप में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जहां भी वो भेजते थे, ठीक है। तो उनका अपना रिसोर्सेज लग रहा था। हाँ, उनका ध्यान क्या था कि हम
भारत के रिसोर्सेज से ही अपना व्यापार करे, यानी भारत के आर्थिक संसाधन को इस्तेमाल करके ही भारत की अर्थव्यवस्था का दोहन कर ले, एक्सप्लॉइट कर ले भारत की इकोनॉमी को। तो अब वो भारत का पैसा लगा के भारत में और उससे व्यापार करेंगे। तो यहां पर इनको जो इतना पैसा मिला, तो इनको इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए पैसा मिल गया। अब इसी से ये व्यापार शुरू करेंगे, यानी बंगाल के पैसे से ही बंगाल में व्यापार और बंगाल की अर्थव्यवस्था का दोहन। ठीक है, अपने मकसद में यही फायदा हुआ, यही लाभ पूछा जाए आपसे तो ये आप कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, प्राइवेट ट्रेड। बंगाल का जो प्राइवेट ट्रेड था, हालांकि वहां तो नवाब है, लेकिन आप इनडायरेक्टली कहिए, अभी तो डायरेक्ट अंग्रेज यहां पर है नहीं, लेकिन उन्होंने अपना कठपुतली नवाब तो बैठाया है। तो अब बंगाल के प्राइवेट ट्रेड पर एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने अपने उसको प्राइवेट ट्रेड को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये एक फायदा हुआ। और फिर बंगाल में इन्होंने अपना एक रेजिडेंट बैठा दिया, ल्यूक स्क्राफ्टन। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, कौन बैठाया था उसमें, इसलिए बैठाया गया कि इन्होंने जो कठपुतली नवाब मीर जाफर को बैठाया है यहाँ पर, ठीक है, उस पर ये नजर रख सके, इसीलिए लोग रेजिडेंट रखते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर पूछा जाए कि इसका अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, तो अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, भाई इनको इतना बड़ा अमाउंट मिल गया निवेश करने के लिए। अब उनको इंग्लैंड से सोने चांदी नहीं लाने पड़ेंगे, और सोने चांदी ला के भारत के सामान को, व्यापारिक जो सामान है उनको नहीं खरीदना पड़ेगा। वो बंगाल के ही पैसे को बंगाल इस्तेमाल करेंगे सामान खरीदने में, जिसका उन्हें व्यापार करना है। तो क्या हुआ, भारत के संसाधन से ही भारत का दोहन, भारत के इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ही भारत के इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने की पूरी तरह से तैयारी इनकी हो गई, और यही वो चाहते थे। ठीक है, पूरा जो भी देखिए, जब आप अंग्रेजों को पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो जितनी भी नीतियां रहेंगी वो नीति वो बनाएंगे, आप आगे देखेंगे, चाहे वो भारत में रेल लेके आते हैं, चाहे अन्य व्यवस्था जो भी लेके आएंगे, उसके केंद्र में क्या है, आर्थिक दोहन। और अपनी सुविधा के अनुसार भारत का आर्थिक दोहन करने के लिए, इकोनॉमिकली भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो जितनी भी नीति लेके आएंगे, चाहे उसमें कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छाई भी छुपी हो, लेकिन इंटेंशन उनका वो नहीं रहेगा। इंटेंशन सिर्फ भारत से के राजस्व पे कब्जा करना, भारत के इकोनॉमी पे कब्जा करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी, और इससे क्या होगा कि इनका पॉलिटिकल पावर जो है वो इंक्रीज करने लगेगा। यहां से अब पॉलिटिकल ताकत के रूप में ये उभरना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से आप देखें कि ब्रिटिशर्स जो है, पलासी की लड़ाई के बाद उनका एक बेस तैयार हो गया। और किस चीज का बेस, कि अब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज अपने आप को उभार सकते हैं भारत में, उनको पॉलिटिकल गेन यहीं से होना शुरू हो जाएगा। और आगे जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होगी, उसके बाद तो पूरा का पूरा उनका एक तरह से पॉलिटिकल उनको सत्ता मिलने लगेगी, मिल जाएगी। और आप समझे कि बैटल ऑफ पलासी के बाद एक तरह से इनका बेस तैयार हो गया, और इसी के रिसोर्सेज से वे भारत के अन्य क्षेत्रों में, नॉर्थ इंडिया हो गया और साउथ इंडिया हो गया, अपना विस्तार करना शुरू करेंगे, अपने राजनीतिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसमें सफल होंगे भी। आप देखेंगे आगे, आप जानते भी हैं 1947 तक जब हमारे देश में रहे, 1947 में छोड़ के जाते हैं, तो ये पूरी तरह से बंगाल जो है उनको एक आधार दे देगा कि आप अपना पॉलिटिकल ताकत बढ़ाइए, आप पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत कीजिए, आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कीजिए, और भारत के आर्थिक संसाधन जो है उसका दोहन करते रहिए। बंगाल ने उनको एक आधार दे दिया। अब जो है कि देखिए, जो चीज अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, ये पूछा जा सकता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा क्या था भाई। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या था, किसने जानकारी दी थी, तो हॉलवेल ने जानकारी दी थी। ये सवाल पूछा जाता है कि युद्ध अंत तक सिराजुद्दौला के जो फेथफुल जो सैनिक रहे या जो अधिकारी रहे, कौन कौन से थे, तो मीर मदन और मोहनलाल का नाम आता है हमेशा। तो ये ध्यान रखिए, ये फेथफुल थे, और ये सारे धोखेबाज थे जो जाके अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसमें दो प्रमुख बड़े अधिकारी मीर जाफर और राय दुर्लभ।
युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757। हाँ, कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे पलासी में हुआ था। बंगाल में है पलासी। किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच का ये युद्ध था। इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? पैसे मिल गए। हाँ, भारत के पैसे से ही उन्होंने भारत का पैसा ही वो भारत में ही उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। पहले उनको लाना पड़ता था सोने चांदी इंग्लैंड से, अब वो बंगाल के संसाधनों को, बंगाल के पैसे को ही व्यापार में लगाने लगे। ठीक है, ये फायदा हुआ। मीर जाफर, स्थिति तो मीर जाफर की ये हो गई थी कि इसको कहा जाता है कि अपने शाही महल के अपने बर्तन तक इसको बेचने पड़े थे। अंग्रेजों ने इस तरह से चूस लिया था इसको, और अंत में क्या हुआ? इस तरह से चूसा कि अंग्रेजों का जो डिमांड दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। आगे जब मैं बक्सर की लड़ाई पढ़ाऊंगा, हाँ, बैटल ऑफ बक्सर, तो वहां मैं बताऊंगा कि मीर जाफर अंत में बिल्कुल असहाय हो जाता है। अंग्रेजों का जितना डिमांड है पूरा ही नहीं कर पाता, बर्तन तक बिक गए इसके। तो क्या होता है, बाद में मीर जाफर को हटाकर वो एक और कठपुतली नवाब, इसके दामाद मीर कासिम को बनाएंगे, फिर मीर जाफर को लाएंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। मीर जाफर को बाद में ये हटा देंगे और फिर उसकी जगह मीर कासिम को लाएंगे। तो आगे हम बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे और पूरा ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पावर यहीं से इन्होंने गेन करना शुरू किया। एक तरह से इनको आधार मिल गया खुद को पॉलिटिकली भारत में स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो इससे ये फायदा हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है। हाँ, कुछ चीज और है, जैसे कुछ इतिहासकार हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये युद्ध एक साजिश थी। हाँ, इस युद्ध को बहुत लोगों ने युद्ध माना ही नहीं है। जैसे के.एम. पाणिकर कहते हैं भगदड़ था, हुल्लड़बाजी था, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि यह मध्यकाल का अंत है जबकि आधुनिक काल का शुभारंभ है। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो है विप्लव दास गुप्ता का, जिन्होंने पलासी की लड़ाई की तुलना क्रिकेट मैच फिक्सिंग से की है। ठीक है, तो ये देखिए होता क्या है कि विप्लव दास गुप्ता 2001 में इन्होंने किताब लिखी थी, इनकी किताब आई थी 2001 में, इन्होंने बात कही थी, और 2001 के आसपास ही मैच फिक्सिंग का मामला भी सामने आ रहा था। तो उसी को लेकर इन्होंने चर्चा कर दी है कि जिस तरह से क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है, उसी तरह से क्लाइव ने फिक्सिंग कर ली इन धोखेबाज अधिकारियों के साथ। और भी चीजें हैं, आप बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग व्यू दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। विप्लव दास गुप्ता का एक दो बातें थी जो मैंने बता दिया है। तो अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे हम इस वीडियो के बाद देखेंगे बक्सर का युद्ध। अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.